गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर के फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैं नरेश चिजारा बीएससी पार्ट फर्स्ट का फिजिक्स थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकेंड यूनिट चल रही थी, जिसमें लास्ट वीडियो में पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसकी एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए इसकी पॉइजन इक्वेशन की एप्लीकेशन देखते हैं। पॉइजन समीकरण का उपयोग, एक ऐसा हम केस लेते हैं जिसमें एक्स वाई तल में दो समांतर प्लेटें रखी हुई हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके विभव, इन प्लेटों पर विभव क्रम से φ1 और φ2 है। ठीक है, एक प्लेट पे φ1 है, दूसरे पे φ2 है। ठीक है, एक प्लेट मतलब पहली प्लेट पे जहाँ यानी z इक्वल टू 0 पर, क्योंकि एक्स वाई तल में है तो z की अलग अलग वैल्यूज़ पे ये प्लेट रखी हुई हैं जिनके बीच का डिफरेंस है स्मॉल डी, क्योंकि इनके बीच की दूरी d है। तो z इक्वल टू 0 पे माने हम एक प्लेट रखी हुई है, उस पर विभव φ1 है, तो z इक्वल टू d पर दूसरी प्लेट जिस पर विभव φ2 है। अब इनके मध्य जो आवेश घनत्व है वो रो माने तो यहाँ पे पॉइसन समीकरण लागू होता है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो हमने बताया वो डायग्राम में शो किया हुआ है। देखें यहाँ पे z इक्वल टू 0, ये z एक्सिस दिखा रखी है, जो वर्टिकल एक्सिस है। z इक्वल टू 0 पे प्लेट रखी है, इस पर लिखा है φ1। फिर d डिस्टेंस पे दूसरी प्लेट दिखा रखी है, इस पर लिखा है विभव φ2। ऑप्शन डॉट डॉट कर रखा है, यानी यहाँ पे आवेश घनत्व है रो। ठीक है, अब हम चूँकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये सिस्टम ले रहे हैं, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही पॉइसन समीकरण लिखते हैं। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर अपॉन इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम समांतर प्लेट जो दो दे रखी है एक्स वाई एक्स में, उनके अनुदिश विभव के मान में परिवर्तन हो रहा है क्या। देखें, पूरी प्लेट पे विभव सेम है, φ1 नीचे वाली पे और φ2 ऊपर वाली पे। चूँकि पूरी प्लेट जो φ1 विभव वाली है वो एक्स वाई तल में फैली हुई है, यानी एक्स वाई तल में विभव में कोई अंतर नहीं आ रहा है। एक्स वाई तल में अगर हम अलग अलग पॉइंट लें तो उस प्लेट पर तो सेम विभव प्राप्त हो रहा है φ1, ऊपर वाली में वही सेम कंडीशन विभव φ2 प्राप्त हो रहे हैं। तो एक्स वाई तल में विभव में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए डेल एक्स डेल फाई और डेल एक्स और डेल फाई और डेल वाई इक्वल टू 0। तो एक्स और वाई वाई टर्म्स हट जाएंगी, खाली बची जेड की टर्म्स। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 2 जो जेड में खाली बच गया है उसका हम समाकलन करते हैं। तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा डेल फाई और डेल जेड, और राइट साइड में माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 जो जेड के सापेक्ष कांस्टेंट है उसका हो जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू जेड प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक c1। फिर से हम समीकरण नंबर 3 का समाकलन करते हैं, तो डेल फाई और डेल जेड का हो जाएगा फाई, और राइट साइड में जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, यानी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 का हो जाएगा c1 जेड, और एक नया समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमें मिल गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखें तो चित्र से सिस्टम जो दे रखा है, z इक्वल टू 0 पर फाई इक्वल टू φ1 और z इक्वल टू d पर फाई इक्वल टू φ2। ये कंडीशन हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लगाएं तो फर्स्ट कंडीशन लगाने पर जो z इक्वल टू 0 रखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म 0 हो जाएंगी राइट साइड की, और थर्ड टर्म बची खाली c2, और लेफ्ट साइड में फाई इक्वल टू φ1 यानी c2 इक्वल टू φ1। ठीक है,
इसी तरह यदि हम सेकेंड कंडीशन लगाएं तो φ2 इक्वल टू माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 D प्लस C2। अब C2 का मान हमें पता लग गया, φ1 यहाँ पे रख दें। तो अब केवल C1 अननोन है, बाकी सब नोन आ जाएंगे। तो φ2 इक्वल टू माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 D प्लस φ1। और इसको अगर सोल्व करें तो C1 का मान निकल के आता है φ2 माइनस φ1 अपॉन D प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, C1 आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 जो यहाँ पे दी हुई है, इसमें C1 C2 दो अननोन कांस्टेंट है, उन दोनों की वैल्यूज रख दें, अज्ञात नियतांकों का मान रख दें। तो फाई इक्वल टू माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 का मान φ2 माइनस φ1 बाई डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड प्लस C2 का मान φ1, यह रखा। और फिर इसको हम सॉल्व करें, जिस थोड़ा सा और ज़्यादा आगे तक इसको सिंपल बनाएं, सरलीकरण करें इसका। तो फाइनल आता है माइनस नहीं, रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जेड प्लस जेड बाई डी φ2 माइनस φ1 प्लस φ1। और अब हमें अगर निकालना है, ये तो आ गया विभव, निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल फाई। तो इसका डेल संकारक इस पर ऑपरेट कर दें, डेल संकारक इस पर लगा दें। तो हम जानते हैं वाई और जेड दिशा में तो इसका फाई में परिवर्तन 0 था, इसलिए वो टर्म तो बचेगी नहीं, खाली डेल फाई और डेल जेड इसमें बचेगा। तो डेल और डेल जेड फाई पे ऑपरेट करें, तो यानी इसका एक बार अवकलन करें तो माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट बंद माइनस 2z प्लस टी माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन डी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल जाती है। इस तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव दोनों हमने जेड पे डिपेंडेंट ज्ञात कर लिए हैं कि अलग अलग जेड पे विभव का मान और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या क्या होगा। तो इस प्रकार हम पॉइसन समीकरण को यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि यहाँ पे दोनों प्लेटों के मध्य आवेश घनत्व शून्य होता तो हम लाप्लास समीकरण का उपयोग करते, यानी रो इक्वल टू 0 होता तो ये लाप्लास समीकरण में कन्वर्ट हो सकता, और लाप्लास समीकरण की सहायता से हम यही फाई और ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।